अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और बेसिकली डोम कैसे काम करता है और इसके अलावा डिफरेंट फीचर्स के किस किस तरीके से हम डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें हमने एक टू डू लिस्ट क्रिएट की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें हम रिकॉर्ड को सर्च करना, ऐड करना, डिलीट करना सीखेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से हम सीख जाएंगे कम्प्लीटली कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स और हम जावास्क्रिप्ट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को या इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डोम के डोम बेसिकली क्या चीज़ है। तो डोम बेसिकली तीन वर्ड्स हैं, डी से डॉक्यूमेंट, ओ से ऑब्जेक्ट और एम से मॉडल। सो डॉक्यूमेंट आपका ये जो HTML फाइल है जिसको आप सेव करते हैं, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर जो हम ये टैग्स वगैरह एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम काम लेते हैं। मतलब एक कम्प्लीटली ये जो हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है सब सर्च की। इसी तरीके से हमने कोर फॉर्म ऐड किया है जो कि एक डाटा को ऐड करने की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये UL और LI मिलकर एक लिस्ट आपको शो करेगी। तो ये चीज़ होती है ऑब्जेक्ट। अब मॉडल जो होता है, मॉडल बेसिकली हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने ये जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट HTML से स्टार्ट करके उसके अंदर हेड का टैग लगाया, फिर उसके बॉडी का टैग लगाया, फिर उसके अंदर H2 फॉर्म, ये जो टैग्स आप जिस तरीके से आप हायरार्किकल रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं इसको कहा जाता है मॉडलिंग। ये हमने एक मॉडल बनाया कि ये फॉर्म, ये वाला जो सर्च वाला फॉर्म है ये ऊपर नज़र आए और जो ऐड वाला फॉर्म है वो नीचे। ये हमने एक अपनी तरीके से मॉडलिंग की। आप चाहे तो ऐड वाला फॉर्म ऊपर लगा सकते हैं, सर्च वाला फॉर्म नीचे लगा सकते हैं, या इसको साइड पे जिधर भी, और या फिर आप, मैंने ये डिलीट का बटन राइट पे लगाया, आप इसको लेफ्ट पे लगा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड मॉडलिंग। सो दिस कम्बिनेशन DOM कॉल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और आई एम श्योर आपको अब समझ लगी होगी कि मॉडलिंग क्या होती है और ये डोम जो है वो क्या होता है। तो डोम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट गेट करते हैं बाय इट्स ID। तो दोस्तों, गेट डॉक्यूमेंट बाय ID हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एक प्रॉपर्टी है गेट एलिमेंट बाय ID। तो गेट एलिमेंट बाय ID की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को थ्रू आउट आपके ये जो HTML का स्ट्रक्चर है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक ID असाइन करें विद ID एट्रीब्यूट, जैसे ये ID है माई सर्च की, इसके अलावा माई डिव की, ये सारी क्या है हमारे पास IDs हैं। हम इनकी बेस पे किसी भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं HTML में से। तो कैसे इसको करते हैं हम, चलिए इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि आपको ये वाली जो फाइल है, ये जो बेसिक फाइल है आपको मिल जाएगी मेरे गिटहब के लिंक पे, सॉरी मेरे गिटहब प्रोफाइल पे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उससे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए उसको ID देना मस्ट है। तो याद रखिए, एक डॉक्यूमेंट में, मतलब एक HTML फाइल में एक ID, आप एक मतलब एक ही ID यूज़ कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। मसलन मैंने इस ID को अगर FRM ऐड दी है ID, तो मैं ये अब FRM ऐड को दोबारा से इस पूरे डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं करूँगा। ये एक रिकमेंडेशन है, ये ध्यान में रखना है आपने कि रेपिटेशन ऑफ ID इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ, आप मल्टीपल IDs मतलब एट्रीब्यूट तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो एक डॉक्यूमेंट में एक होनी चाहिए। तो वैल्यू यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ऊपर सिंपल टू डू लिस्ट ऐप लिखा हुआ है एक। तो ये हमारे पास एक टाइटल है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास है H2 का एक टाइटल है, H2 में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, और इसकी ID है टाइटल। अब हम इसकी वैल्यू, अगर यहाँ पर मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास कंसोल टैब है, तो जो भी वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वो यहाँ पर कंसोल में हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको गेट करने के लिए हम इसको किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर उसके अंदर मैं सिंगल कोट या मैं डबल कोट्स में उसका नाम लिखूंगा, ID के एट्रीब्यूट का जो भी नाम है। तो सपोज इस ID का टाइटल है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टाइटल।
अब ये जो एलिमेंट है, ये पूरा जो एलिमेंट है, ये H2 जो कंप्लीट है, ये अब आ जाएगा इस टाइटल वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ console.log टाइटल। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा पेज रीलोड होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो कंप्लीट H2 विद इट्स आईडी विद इट्स क्लास और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो ये काम है गेट एलिमेंट बाय आईडी का। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी का दूसरा फीचर ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को फाइंड करेगा कि जैसे ही उसे पहला आईडी विद टाइटल मिलेगा वो उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके स्टॉप कर देगा, उसको फेच करके स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने कहीं पर भी आईडी इज इक्वल टू टाइटल दिया हुआ है तो वो उसको फेच नहीं करेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर दो और तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। एक है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और दूसरा है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो चलिए उसको अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा प्रीवियसली कि हम जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से सिर्फ एक एलिमेंट को गेट कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट अकरेंस उसकी होगी उस पर हम उसको गेट कर सकते हैं, उसके अलावा वो उसको फाइंड नहीं करेगा। लेकिन सपोज हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये स्पैन टैग है हमारे पास, इसमें हर स्पैन की क्लास जो है हमने क्लोज दी हुई, ये भी एक एट्रीब्यूट है किसी भी एलिमेंट के लिए क्लास। तो हम इसकी मदद से भी उन एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जैसे ये एल आई है, इसको हमने कोई क्लास या कोई टैग कोई आईडी या कोई टैग कोई आईडी और कोई क्लास नहीं दी हुई, तो इसको भी हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के फेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सॉरी ये कमेंट्स का शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ये वेरी स्ट्रेंज करैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम क्लास बाय क्लास नेम कैसे गेट करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी है, जबकि गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। जब हम बाय क्लास नेम करते हैं तो एलिमेंट्स होता है, उसमें एलिमेंट नहीं होता। तो सपोज मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ वेरिएबल स्पैन्स, मतलब अब हम स्पैन्स को गेट करें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसके बाद मैं उसमें सिंगल कोट या डबल कोट में उसकी क्लास ऐड कर दूंगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब ये होगा कि इस स्पैन्स के वेरिएबल में ये सारे स्पैन्स जिन की ना सिर्फ ये बल्कि जहाँ पर भी ये वाली क्लास जो क्लोज है ये यूज़ हो रही होगी वो सब के सब हमें यहाँ पर वो रेंडर करके देगा। तो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा console.log spans। तो जैसे मैंने ये लिख के इसको सेव किया, हमारा प्रोजेक्ट रीलोड होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ये कि यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट्स 0। अब ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो सॉरी तो वो ऊपर हाईलाइट भी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास उन्हें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फेच कर लिए। अब इन पे जो भी हम प्रोसेस करना चाहें हम प्रोसेस कर सकते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो ये हो गया हम एलिमेंट बाय क्लास नेम। इसी तरीके से हम, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसी तरीके से हम वेरिएबल एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मैं अगेन भूल गया, एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और इसके अंदर भी हम सिंगल या डबल कोट के अंदर उस टैग का नाम लिखेंगे। सपोज मैं li को फेच करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं li लिख दूंगा। अगर मैं h2 को फेच करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर h2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ li, इसको सेव करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log lists। तो यहाँ पर मैं जैसे इसको सेव करूँगा ये पेज हमारा रीलोड होगा और हमारे पास जितनी भी LIs हैं ये देख सकते हैं आप कि सारी LIs हमारे पास अब आ गई हैं, इंक्लूडिंग देयर ओन स्पैन टैग्स। मतलब उसमें स्पैन टैग्स भी इंक्लूडेड हैं। आप देखिए जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर उस पर लेके जाऊँगा कलेक्शन पे, वो हाईलाइट हो रही है कि यहाँ पर सारी LIs जो हैं वो डिटेक्ट हो चुकी हैं हमारे पास। तो हम इन पर जो भी प्रोसेस करना चाहें वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल को। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम को कमेंट करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूरी सिलेक्टर क्या होता है और क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो नेम मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं डॉक्यूमेंट के लिए। एक है क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है कि अगर आप उसको कोई क्लास दें, कोई भी कम्बिनेशन दे दें, कोई भी पैटर्न दे दें जिसके ज़रिए आप, जैसे आप CSS के थ्रू पैटर्न दे के टारगेट करते हैं, उसी तरीके से आप क्यूरी सिलेक्टर के अंदर भी कोई भी पैटर्न दे के टारगेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब होता क्या है कि जो क्यूरी सिलेक्टर है वो सिंपल पहला जो भी उस कम्बिनेशन पे पूरा उतरता होगा वो पहला एलिमेंट उसको फेच करके वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, जबकि क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है वो तमाम एलिमेंट्स को पूरे डॉक्यूमेंट्स में से फेच करेगा जो उस पैटर्न के मुताबिक है।
चलिए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर पहले मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों अब मैं सिंपली लिख देता हूँ एल आई लिखने का मकसद है कि अब वो उसको चाहिए कि ये सारी एल आई सर्च करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो पूरे डॉक्यूमेंट में उसको जहाँ पर भी पहला एल आई मिलेगा बस वो उसका डाटा फेच करेगा, उसको कम्प्लीटली फेच करके यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हमें शो कर देगा। यहाँ पर अगर आप H2 लिखेंगे या क्लास नेम भी आप लिख सकते हैं, ऐसे क्लास नेम भी लिख सकते हैं, आईडी भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैं अगर आईडी लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे हैश टैग के साथ उसको लिखूंगा, अगर मैं क्लास लिखना चाह रहा हूँ तो मैं डॉट के साथ लिखूंगा, और अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी टैग को तो मैं सिंपली उस टैग का नाम लिखूंगा। ये 3 तरीके हैं इसको लिखने के, मतलब हैश के साथ, डॉट के साथ और सिंपल टैग नेम, सेम लाइक जिस तरीके से आप CSS के अंदर टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LI, तो सेम इस वेरिएबल को मैं सेव करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ एक LI यहाँ पर शो हुई है, पहली वाली HTML5 क्रैश कोर्स इन उर्दू, ये वाली LI सिर्फ उसने फेच किया है, उसने बाकी LIs को इग्नोर कर दिया है। ये है प्रॉपर्टी क्यूरी सिलेक्टर की। तो इसके बाद अगर मैं इसके साथ क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा कि ये तमाम LIs को, ना सिर्फ इन LIs को बल्कि इनके अलावा भी अगर कोई इसमें LIs हुई तो उसको भी फेच करेगा। यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वही नोड लिस्ट आ गई जो इससे पहले हमारे पास आ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं LI0, LI1, 2, 3, 4, 5 और उसी तरीके से हमारे पास ये जो है एलिमेंट जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं ऊपर डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से हम क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल को भी यूज़ कर सकते हैं टू फेच द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मैं वेरिएबल लिस्ट इसको भी लिख के मैं क्यूरी सिलेक्टर, और आप सिंगल कोड लिख सकते हैं या डबल कोड्स, तो यहाँ पर भी सेम वेरिएबल है। अब इनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास कुछ तरीके कि कैसे हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को, एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टाइप नेम, और क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन एलिमेंट्स की मदद से, मतलब डॉक्यूमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट क्यूरी सिलेक्टर ऑल की मदद से हम कर क्या सकते हैं। बेसिकली अभी तो हमने सिर्फ इनको फेच किया है एक वेरिएबल में, लेकिन हम इनकी मदद से उसका ना सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं बल्कि उसके HTML कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो जो हम मेथड्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के ही मेथड हैं, लेकिन उनको चेनिंग मेथड्स कहा जाता है कि हम उनको टारगेट करने के बाद, एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद उन पे वो चेनिंग मेथड अप्लाई करते हैं। उनमें एक है इनर HTML और दूसरा है इनर टेक्स्ट। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है इनर HTML में और इनर टेक्स्ट में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सपोज मैं इस HTML एक दफ़ा इसमें H2 टैग को लेता हूँ, टारगेट करता हूँ, और इसका जो ये टेक्स्ट है इसको सिर्फ मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ नीचे कंसोल में। यहाँ पर ये सिर्फ सिंपल टू डू लिस्ट को मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल इसको अनकमेंट करता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और इसको मैं क्यूरी सिलेक्टर की मदद से, चलिए मैं क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ करना, क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज़ करना शुरू कर दें बजाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश, क्योंकि हम आईडी को टारगेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर टाइटल। अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग में लिखूँगा टाइटल डॉट इनर HTML, ये मैंने लिखा इनर HTML। अब इस टाइटल के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये अब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा स्पैन के साथ। तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, कि यहाँ पर आपको स्पैन टू डू और स्पैन फिर टू डू फिर स्पैन क्लोज फिर लिस्ट ऐप जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हमारी आउटपुट आती है इनर HTML को यूज़ करते हैं। इनर HTML बेसिकली उस एलिमेंट के अंदर मौजूद दूसरे HTML एलिमेंट्स को भी टारगेट करता है और उनको भी शो कर सकता है। लेकिन सम टाइम आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। मतलब इसी एलिमेंट को मैं यहाँ पर डॉट इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, इनर टेक्स्ट कर देता हूँ। जब मैं इनर टेक्स्ट करूँगा तो इनर टेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि आपको सही नज़र आए। सेव करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सिंपल टू डू लिस्ट ऐप नज़र आ रहा है। उसने यहाँ पर ये जो स्पैन टैग था इसको इग्नोर कर दिया, बल्कि इसको रेंडर ही नहीं किया। ठीक है, उसने सिंपली हमें उसका सिंपल टू डू लिस्ट ऐप जो है वो शो कर दिया। तो इस तरीके से हम कंसोल डॉट लॉग में टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब
दूसरा जो तरीका इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि अब हमने उसको टाइटल में सेव कर लिया तो हम उसको चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कोई नया टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, जैसे सिंपल टू डू ऐप फॉर टेस्ट। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पहले वो टाइटल में को फाइंड करेगा, उस एलिमेंट को फाइंड करेगा, फिर उस एलिमेंट के इनर टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा, जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ होगा उसको इससे रिप्लेस कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सिंपल टू डू ऐप फॉर टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो अगर मैं यहाँ पर इनर HTML लिखता हूँ और यहाँ पर मैं टू डू ऐप को ये टैग दे देता हूँ स्ट्रॉन्ग का, तो अब मैं इसको सेव करूँगा। तो अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ इसको एलिमेंट को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइटल के अंदर हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग टैग भी मिल रहा है। अगर यहाँ पर एक और हमारे पास क्लास है CSS की, जो इस डॉक्यूमेंट की CSS है, उसमें एक क्लास है चेक्ड। चलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग को क्लास दे देता हूँ इज इक्वल टू चेक्ड। ठीक है, अब आप ध्यान रखना है अगर आपने स्टार्ट बाहर जो डबल कोट्स यूज़ किया है, तो अंदर अगर आप कहीं पे भी इसको यूज़ करेंगे कोई ऐसा लिस्ट जो आप सिंगल या डबल कोट्स में लिखना चाहें, तो फिर आप सिंगल कोट यूज़ करेंगे। अगर आपने बाहर इसको सिंगल कोट से इनक्लोज किया तो अंदर आप डबल कोट्स यूज़ करेंगे। तो इसको सेव करूँगा मैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको क्लास जो है वो चेक्ड असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर इसको क्लास चेक्ड असाइन हो चुकी है। और यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा इधर करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ चेक्ड क्लास, आई थिंक चेक्ड क्लास है या चेक क्लास है, लेट मी सी। चेक, अच्छा ULLI चेक्ड है, और ये बेसिकली चेक्ड के लिए तो मैं यहाँ पर इसको CHECKED चेक भी कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया और एक स्ट्राइक लाइन जो है लगा दी। तो जिसके साथ भी क्लास हम चेक्ड लगाएंगे उसके साथ ये इस तरीके से वो परफॉर्म करेगा। तो ये हमने एक छोटा सा टेस्ट किया, कैसे हम इनर HTML और इनर टेक्स्ट को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नोड्स की। आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा, नोड्स का, जो कि यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, कि नोड्स बेसिकली क्या चीज़ है। तो नोड बेसिकली एक पॉइंट होता है जिसको आप पकड़ के कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर टाइटल को टारगेट किया, तो ये हमारे पास एक नोड है। क्लास जो है ये एक नोड है, H2 एलिमेंट, ये जो H2 लिखा है ये एक नोड है, ID एक नोड है, इवन जो टेक्स्ट हम लिखते हैं जैसे ये मैंने लिखा HTML5 क्रैश कोर्स इन उर्दू, ये भी एक नोड है। तो एवरीथिंग स्मॉल्स जो चीज़ें मिलकर एक एलिमेंट्स बनती हैं, और एलिमेंट्स में हर चीज़ को एक नोड कहा जाता है। तो ये ID आपके पास एक नोड है, प्लेस होल्डर एक नोड है, टाइप एक नोड है। तो इसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में से नोड्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कंसोल में जाऊँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट लिखूँ NOD, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जैसे अडॉप्ट नोड, क्रिएट नोड, इटरेटर, क्रिएट टेक्स्ट नोड, इंपोर्ट नोड, नोड नेम, नोड टाइप, नोड वैल्यू, एट्रीब्यूट नोड, तो यहाँ पर बेशुमार आपको चाइल्ड नोड्स, क्लोन नोड्स, टेक्स्ट नोड, तो बेशुमार आपको नोड से रिलेटेड फीचर्स मिलेंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको नोड नेम को करता हूँ, तो इस नोड का जो नेम है वो डॉक्यूमेंट है। अगर सपोज़ मैंने ये टाइटल को वेरिएबल में सेव किया है और मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल डॉट नोड नेम, तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, सेव किया। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे इसका नोड नेम मिल गया, मतलब H2। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो नोड नेम रिटर्न करता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आपको रिटर्न करेगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो नोड नेम उसने हमें रिटर्न किया है ये H2, यहाँ पर हमने स्मॉल में लिखा है, लेकिन वो जो नोड नेम हमें रिटर्न करता है वो कैपिटल लेटर में। तो इसको अगर स्मॉल करना चाहें तो एक और चेंजिंग मेथड है, इसमें हमारे पास टू लोअर केस ये वाला, इस मेथड को जब हम कॉल करके इसको सेव करेंगे तो अब H2 हमारे पास स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। तो ये होता है हमारे पास नोड, और इस हर चीज़ नोड है। तो इसके बाद हम यहाँ पर डॉट अगर नोड टाइप लिखें, नोड टाइप लिखते हैं अगर हम यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं कि नोड टाइप 1 है, मतलब 1 से इसकी मुराद क्या है कि इसमें एक ही ये नोड की टाइप है। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं ये वाली
नोड को टाइटल लिस्ट वाले नोड को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिस्ट्स डॉट नोड टाइप, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर अब वो दिखा रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पर ये मल्टीपल नोड्स हैं। तो चलिए मैं इसको कमेंट करता हूँ और जो क्यूरी सिलेक्टर है इसमें मैं सिंगली li लिखता हूँ। तो जैसे हमें पता है कि क्यूरी सिलेक्टर सिंगल नोड को फेच करता है, तो यहाँ पर हमें लिस्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। सेव करता हूँ इसको। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अगेन आपको 1 शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम नोड टाइप, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास नोड टाइप्स हैं 1 2 3, तो वो उनको यहाँ पे उसके नोड टाइप को हमें इस नंबरिंग में शो करेगा। तो ये है हमारे पास नोड टाइप। इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखें तो नोड वैल्यू अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहें तो नोड वैल्यू भी उसकी डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर इस नोड की कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि वैल्यू हमें पता है कि फॉर्म एलिमेंट्स की होती है। इस नोड की वैल्यू प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए उसने यहाँ पर नोड की वैल्यू हमें शो नहीं की। तो इसके अलावा यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स इसके, या गेट एट्रीब्यूट नोड, ये हमारे पास एक मेथड है, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि गेट ऑन एलिमेंट 1 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0 प्रेजेंट। तो यहाँ पर वो उसको बता रहा है गेट एट्रीब्यूट हमें बताना पड़ेगा, तो इसको हमें कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डॉट क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये क्लास है और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको गेट एट्रीब्यूट नोड दिया और साथ उसको क्लास एट्रीब्यूट दिया वैल्यू, तो उसने हमें बता दिया कि इसकी क्लास जो है वो क्लोज है। इसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट की क्लास को, यहाँ पर भी आल्दो मैंने लिखा है लेकिन मैं अगर यहाँ पर स्पैन लिख देता हूँ और उसके बाद उसकी क्लास फाइंड करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उसने हमें बता दिया कि उसकी जो क्लास स्पैन है वो नन है। मतलब अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्पैन। तो यहाँ पर अब चूँकि ये स्पैन हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर आप नाम नहीं दे सकते, आपको यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट ही देना पड़ेगा। तो वो स्पैन को गेट करेगा क्यूरी सिलेक्टर स्पैन, और उसके बाद उसका जो भी एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये है हमारे पास कुछ नोड के फीचर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर डॉट जब प्रेस करके मैं नोड लिखूँगा तो ये जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जो हैं मेथड्स हैं। तो इज़ सेम, गेट एट्रीब्यूट नोड, क्लोन नोड, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड। तो इसका अगर हम पेरेंट नोड लिखते हैं तो सेव करूँगा मैं, तो यहाँ पर उसने बता दिया कि इसका जो पेरेंट नोड है, यहाँ पर स्पैन का पेरेंट नोड उसने यहाँ पर H2 को बताया है। हालांकि H2 नहीं है, यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, सॉरी हाँ स्पैन यहाँ पर हमारे पास ये है। ये इसमें स्पैन में उसने पहला स्पैन फाइंड कर लिया था, पहले भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने पहला स्पैन जो फाइंड किया उसमें हमने कोई क्लास नेम नहीं यहाँ पर दिया हुआ, जैसे क्लोज हमने यहाँ पे दिया, तो इसलिए वो नल दे रहा था। तो ये H2 उसने पहला स्पैन फाइंड किया और बता दिया हमें उसका H2 जो है वो पेरेंट है। तो इस तरह हम पेरेंट नोड्स भी फाइंड करके उसकी बेस पर फिर आगे सर्च कर सकते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं लिस्ट डॉट पेरेंट, सॉरी लिस्ट डॉट पेरेंट नोड डॉट इनर HTML, इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर HTML उसने हमें टू डू लिस्ट दे दिया। अगर यहाँ पर मैं इनर टेक्स्ट लिख देता हूँ इस तरीके से, सॉरी इनर टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल टू डू लिस्ट ऐप आ गया। तो ये है हमारे पास नोड का फीचर। और इस तरीके से अब जो पहले नल आ रहा था बेसिकली वो इसलिए आ रहा था क्योंकि इसमें ना ही कोई हमने क्लास दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लास दे देता, सपोज मैं क्लास इज इक्वल टू XYZ दे देता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं जब जो हमने लिखा था पहले लिस्ट डॉट नोड और एट्रीब्यूट, आई थिंक हमने गेट एट्रीब्यूट नोड हमने ये यूज़ किया था और मैंने यहाँ पर क्लास लिखा था तो वो नल दे रहा था पहले। तो यहाँ पर अब उसने बता दिया कि इसकी क्लास XYZ है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। तो ये था हमारा नोड्स का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों जैसा हमने देखा कि नोड्स मतलब नोड की मदद से हम, नोड की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी हैं जिसकी मदद से हम जो है नोड को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को, एट्रीब्यूट को हम फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी की मदद से ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड की ट्रैवर्सिंग और चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड की। जिस तरीके से अभी हमने ये किया था कि जब हमने स्पैन को डिटेक्ट किया था तो स्पैन को डिटेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा था लिस्ट डॉट पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट नोड, ये दो हमारे पास प्रॉपर्टी ना। इससे पहले हमने पेरेंट नोड को देखा था, तो जब हम इसको सेव करते थे तो ये हमें बता देता था कि ये जो स्पैन डिटेक्ट हुआ है ये किसका पेरेंट है। ये H2 का जो पहला स्पैन फाइंड हुआ है वो जो है हमारे पास किसका, H2 का, जो हमारे पास ये देख सकते हैं H2 का हमारे पास वो चाइल्ड है।
तो इसकी मदद से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं फ्रॉम वन चाइल्ड एलिमेंट टू द पेरेंट और फिर उसके बाद वाइस वर्सा। अब यहाँ पर ना सिर्फ हम चाइल्ड पेरेंट्स पे ट्रेवर्स कर सकते हैं बल्कि सिबलिंग्स पे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब चाइल्ड पेरेंट का तो रिलेशन आपको पता ही है कि जो ये फॉर्म एलिमेंट है इसके अंदर ये डिव है, तो इसका मतलब है कि ये डिव चाइल्ड है इस फॉर्म की। इसी तरीके से ये H2, ये इनपुट और ये स्पैन जो है ये तीनों चाइल्ड हैं इस डिव के, ठीक है। और ये डिव इन तीनों का पेरेंट है। ये तो हो गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। एक और रिलेशन होता है वो होता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही लेवल पे हों, मतलब ये H2, ये इनपुट, ये स्पैन, ये तीनों एक ही लेवल पे हैं, सॉरी ये तीनों एक ही लेवल पे हैं, तो ये हमें कहलाएंगे ये सिबलिंग्स। तो इनको भी ट्रेवर्स किया जा सकता है चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से चाइल्ड। मतलब पेरेंट नोड हमने अगर फाइंड किया है तो अगर मैं इसके चाइल्ड नोड्स फाइंड करूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2, सपोज मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये पहला H2 ही फाइंड करेगा ये वाला। तो इसका जो चाइल्ड नोड्स हैं वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। तो देख सकते हैं कि उसने बताया कि इसके अंदर चाइल्ड नोड्स ये वाले हैं। एक टेक्स्ट है, अच्छा ये टेक्स्ट बेसिकली लाइन ब्रेक है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो चाइल्ड नोड्स है ये बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की प्रॉपर्टी है। ये ना सिर्फ इंटर कीज को बल्कि ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। तो यहाँ पर उसने टेक्स्ट लिया, अगर मैं यहाँ पर इसको फर्दर एक्सपेंड करूँ तो ये वो बता रहा है कि डाटा जो है इसका सिंपल है, मतलब जो नोड है ये मैंने जैसे नोड के ट्यूटोरियल मतलब जो डेफिनेशन थी उसमें बताया था कि इवन ये जो टेक्स्ट है ये भी एक नोड है। तो सिंपल एक नोड है। सिंपल के बाद चूंकि नेक्स्ट स्पैन टैग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैन है। फिर उसके बाद स्पैन के बाद हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। फिर हमारे पास एक एंटर की है, ये देखते हैं डाटा के अंदर यहाँ पे एक एरो सा बना हुआ है, तो ये हमारे पास एंटर की है। और उसके बाद उसके बाद हमारे पास है लिस्ट ऐप। तो ये जो कंप्लीट है ये हमारे पास चाइल्ड नोड्स है। तो हर चीज़ ध्यान में रखिएगा अगेन, हर चीज़ HTML के अंदर इवन अ स्पेस, इवन एन एंटर, टैब, ये सब चीज़ें नोड्स कहलाती हैं। तो इसलिए जो चाइल्ड नोड्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ये चाइल्ड पेरेंट नोड्स को इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता, उसकी जगह पे यूज़ किया जाता है चाइल्ड एलिमेंट्स। यहाँ पर ये देखते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स काउंट बता रहा है, हमारे पास चिल्ड्रन है, मतलब चाइल्ड नोड की बजाय चिल्ड्रन है, तो इसके हम चिल्ड्रन फाइंड करेंगे। तो अब ये हमें बता रहा है कि HTML कलेक्शन अब ये बताएगा। अब ये उसको देख सकते हैं कि सिर्फ एक बता रहा है स्पैन, ठीक है। मतलब अब वो उस तरीके से नोड्स को नहीं डिटेक्ट कर रहा। इसी तरीके से अगर मैं इसके पेरेंट एलिमेंट को फाइंड करना चाहूँ तो ये हमें इसका पेरेंट एलिमेंट बता देगा कि ये पेरेंट एलिमेंट है बॉडी का। तो इसी तरीके से अगर सपोज मैं डॉट क्लोज को लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट क्लोज क्यूरी सिलेक्टर, तो इसका एलिमेंट UL है हमारे पास, तो सॉरी LI है। तो इसका LI जो है, ये LI जो है इसका पेरेंट है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ LI, तो ये LI किसका चाइल्ड है, ये UL का। तो ये हमें बता देगा UL ID विद माई UL। तो दोस्तों इस तरीके से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम डाउन टू अप। इसके अलावा हम यहाँ पर हमारे पास एक और है सिबलिंग्स। अब नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग, ये वही फ़र्क है कि नेक्स्ट सिबलिंग जो है नोड्स वाला है। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग अगर हम करेंगे तो हमें वो बता देगा कि उससे अगला जो है वो कौन सा एलिमेंट है। तो CSS/CSS3 क्रैश कोर्स इन उर्दू, मतलब उसने पहला ये वाला फाइंड किया और उसका नेक्स्ट सिबलिंग फाइंड कर दिया। तो अगर सपोज़ मैं एक H2 हमारे पास यहाँ पर है तो मैं इसको H1 कह देता हूँ। सपोज़ मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ लेआउट को, इसको मैं H1 कह देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर H2 को टारगेट करता हूँ क्यूरी सिलेक्टर की मदद से, तो यहाँ पर वो हमें बता देगा कि इसका जो नेक्स्ट सिबलिंग है, मतलब इस H2 का जो नेक्स्ट सिबलिंग है वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो उसको हम किसी भी वेरिएबल में सेव करके फिर उसका नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेरिएबल नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग। तो अब जो इस H2 से जो नेक्स्ट होगा वो ये वाला होगा। तो अब मैं इसका लिखता हूँ वेरिएबल नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट सिबलिंग लिखूंगा। ध्यान में रखिएगा ये कैमल केस में नेक्स्ट स्मॉल में है, एलिमेंट का E कैपिटल है, सिबलिंग का S कैपिटल है। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट 2 को करूँगा तो ये हमें देगा स्पैन क्लास ऐड बटन। मतलब यहाँ पर अब वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास वो नल दे रहा है कि नेक्स्ट डॉट सॉरी इसको मैं कंसोल डॉट लॉग नेक्स्ट करता हूँ तो हमारे पास ये आ रहा है इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसका हम नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब इसका नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि हमें
क्योंकि ये फॉर्म एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, इसको फॉर्म के मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, एल आई वाले को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एल आई को मैं ले लेता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारे पास सही काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये इनपुट जो है ये फॉर्म का एलिमेंट है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी उसने एरर दिया अनडिफाइंड। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो एल आई फाइंड हुई है वो जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स इन उर्दू है। तो ये जो है ये थर्ड एलिमेंट है, पहले उसने ये वाला फाइंड किया, फिर उसका नेक्स्ट उसने हमें बताया, फिर उसका नेक्स्ट। अब फिर इस तरीके से हम आगे आगे चलते जा सकते हैं, डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये होता है। इसके बाद ये हमें देख सकते हैं कि क्रैश कोर्स की बजाय जे क्यूरी क्रैश कोर्स अब ये बता रहा है कि ये मैंने एक्चुअली 2 दफ़ा जे क्यूरी क्रैश कोर्स लिख दिया। एनीवेज मैं इसमें से एक जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट और सिबलिंग्स की तरफ। तो ये हमारे पास बहुत ही एक अच्छा मेथड है इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स बेसिकली डिफरेंट किस्म के एक्शंस हैं जो आप एक डॉक्यूमेंट पे परफॉर्म करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट जब लोड होता है तो एक इवेंट ट्रिगर होता है डॉक्यूमेंट लोडेड का। जब हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो एक इवेंट जनरेट होता है क्लिक का। जब हम अपने माउस को डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव करते हैं तो माउस मूव का इवेंट ट्रिगर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बेशुमार जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स हैं, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। क्लिक का, डबल क्लिक है, तो मतलब माउस ओवर है, माउस डाउन है, माउस मूव है, फिर उसके बाद की अप है, की डाउन है, फिर उसके बाद बेशुमार इसके अंदर हमारे पास इवेंट्स हैं। तो हम बहुत ही कॉमन इवेंट्स को देखेंगे। बाकी आप जो इवेंट्स होते हैं वो आप किसी भी साइट पे जहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की स्पेशली एमडीएन बाय मोजिला जो है उसके लिंक पे आप जाके वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं इन साइड वनीला जावास्क्रिप्ट। मतलब हम यहाँ पे कोई जे क्यूरी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। तो अब इवेंट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ये बटन है, ये बटन है हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे किसी भी एक बटन पे या इस पे, चलिए मैं अभी आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास टू डू लिस्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये गायब हो जाए, ये रिमूव हो जाए, ठीक है, ये नोड पूरा रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले हमें इसकी आईडी फाइंड करनी होगी, इसके साथ इवेंट को अटैच करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल टाइटल में ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर मैं H1 करूँगा क्योंकि इसका मैंने टैग चेंज कर दिया था, H1 कर दिया था। तो अब हमारे पास टाइटल के अंदर ये H1 आ चुका है, सेव हो चुका है। तो इसका तरीका ये होता है इसके साथ इवेंट को मतलब जोड़ने का, वो ये होता है कि टाइटल डॉट ऐड स्मॉल लेटर में, फिर ई कैपिटल, इवेंट फिर लिखना है, फिर एल कैपिटल, फिर LISTENER। फिर इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो सिंगल या डबल कोट्स में आप उस इवेंट का नाम लिखेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैं डबल कोट्स में एक इवेंट का नाम लिखता हूँ क्लिक, या सपोज मैं माउस ओवर या माउस मूव या कोई भी, चलिए मैं क्लिक की रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक रखूँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगा और यहाँ पर एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन इसको कहते हैं, उसको मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा और उसमें एक पैरामीटर ई दूंगा। अब कोई भी इवेंट जब ट्रिगर होता है तो वो एक इवेंट को जनरेट करता है। जाहिर बात है जब एक इवेंट ट्रिगर होगा तो एक इवेंट जनरेट होगा। उस इवेंट को हम ई में कैप्चर कर लेंगे और फिर उस इवेंट के ई के साथ हम कोई फंक्शनैलिटी भी, किसी किस्म की भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली अभी console.log ई करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा, अभी देखिएगा कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं इस टू डू लिस्ट को क्लिक नहीं करूँगा। तो अब मैं जैसे ही माउस लेके गया इसके ऊपर और मैंने क्लिक किया इसको H1, तो ये क्लिक किया, सॉरी वो शायद मैं स्पैन में था, सॉरी मैं यहाँ पर स्पैन के अंदर था तो इस वजह से वो क्लिक नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने हमें एक इवेंट जनरेट करके कि माउस क्लिक हुआ है तो उसके अगेंस्ट हमें काफ़ी सारे फंक्शन उसने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ e.target.node, वही जो नोड हमने यूज़ की था, नोड नेम लिखते हैं। अगर सेव करूँगा मैं इसको और मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि उसने हमें बता दिया H1, इसकी नोड टाइप लिखेंगे तो 1 बता देगा। तो ये हमने इस तरीके से इसको टारगेट, अब हम करना क्या बेसिकली चाह रहे थे, मैं ये चाह रहा था कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये नोड यहाँ पर से रिमूव हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा, इसकी एक CSS एक तो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन और एक है रिमूव नोड की। हमारे पास e.target.remove नोड की एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसको आई थिंक इसमें हमने टाइटल लिया है तो नोड
रिमूव, हाँ ई डॉट टारगेट डॉट रिमूव लिखना है, ई डॉट टारगेट डॉट रिमूव, ये सिंपली हम लिखेंगे। तो अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये रिमूव नहीं हो रहा, रिमूव आई थिंक, हाँ वो रिमूव एक्चुअली मेथड है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे मैं स्क्वायर मतलब ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ी, तब उसने उसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा सेव करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट वापस आ गया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक किया तो वो वहाँ से सॉरी सेव किया तो वो हमारा एलिमेंट वापस आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी इवेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं कि जब हम इस डिलीट पे क्लिक करें तो ये पूरी एल जो है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस एल को ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी, वो ये कि कैसे पता चलेगा इवेंट को कि मैंने किस पे क्लिक किया है। ये मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा जो कन्फ्यूजन ये है कि हम इवेंट्स जो है वो ये करना चाह रहे हैं कि जब भी मैं इस डिलीट बटन पे क्लिक करूँ ये पूरी रो डिलीट हो जाए। अब बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब है कि जब भी मैं किसी क्लोज एलिमेंट को क्लिक करूँ तो वो उसको डिलीट कर दे। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ डायरेक्ट ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तमाम एल को जिनके साथ मैंने अटैच करना है उन सबको फाइंड करूँगा। वेरिएबल लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब यहाँ पर मैं डॉट क्लोज लिख देता हूँ, ठीक है, डॉट क्लोज लिख दिया मैंने। तो डॉट क्लोज क्या करेगा कि हमारे पास इस लिस्ट में सारे नोड्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब ये फॉर ईच एक फॉर की तरह का हमारे पास लूप है जो कि हमें रिटर्न करता है हर नोड को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन और इसके अंदर ई एल पास कर दूंगा। तो ई एल बेसिकली जिस तरीके से हमने यहाँ पर ई जो है ये रेफ़र किया था, इसी तरीके से ई एल एक वेरिएबल है जिसके अंदर वो करंट नोड जो है हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई एल डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा फंक्शन, और इसी तरीके से ई को फाइंड करेंगे। तो अब हमने रिमूव क्या करना है, क्योंकि हम क्लिक कहाँ पे कर रहे हैं, इस क्लोज पे। मतलब जब हम इसी भी हमने यहाँ पे डॉट क्लोज फाइंड किया, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, उस पूरे एल को रिमूव करेगा, सिर्फ उस स्पैन को रिमूव नहीं करना हमने। तो अगर मैं यहाँ पर ई एल डॉट रिमूव करूँगा तो क्या होगा, ई एल डॉट टारगेट डॉट रिमूव, ये करूँगा तो क्या होगा कि सिर्फ डिलीट बटन रिमूव होगा, ये लिस्ट रिमूव नहीं होगी। सेव किया इसको। तो यहाँ पर अब मैं किसी भी इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी रिमूव। ओ सॉरी, यहाँ पर मुझे ई लिखना था, मैंने ई एल लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ई है। तो इसको दोबारा सेव किया। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन गायब हो गया, लेकिन हमारा मकसद बटन को रिमूव करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद पूरी एल को रिमूव करना है। तो जैसे मैंने बताया था ट्रैवर्सिंग में कि हम पेरेंट को फाइंड कर सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट। अब यहाँ पर हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है डॉट पेरेंट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिस्ट डॉट, हमने यहाँ पर लिखा था ई एल डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, और वो हमें इसका फाइंड करके दे देगा पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ताकि पता चल जाए कोई एरर तो नहीं, और ई एल नहीं लिखना, हमने ई लिखना है, ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट। सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास पूरी एल आई आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब डॉट रिमूव का फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं और वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा। सेव किया। अब हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वो कंप्लीट उसने हमारे पास से उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इस बस आपको इस क्लिक पे रिमूव करना है, आगे चल के हम कुछ और इवेंट्स को भी देखेंगे। तो यहाँ तक ये हमने क्लिक इवेंट को देखा, इसके बाद हम चेंज इवेंट को भी देखेंगे, ब्लर इवेंट को, की अप की डाउन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उनको देखते जाएंगे। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि लास्ट में हमने मल्टीपल इवेंट्स को फॉर ईच लूप के साथ यूज़ किया और हमारा जो काम है वो परफेक्टली फंक्शनिंग, हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी नोड को, लेकिन ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं है। तो अब हम देखेंगे एक और टर्म को जो कहलाती है इवेंट बबलिंग। इवेंट बबलिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आप किसी भी
एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो उसका जो टॉप पेरेंट होता है, जो उसका पेरेंट है, सिबलिंग नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उसके पेरेंट की, तो वो इवेंट उस पेरेंट तक जो है वो ट्रिगर होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी एलिमेंट को क्लिक करते हैं, मतलब किसी भी पेरेंट को, मतलब यहाँ पर अगर सपोज मैंने इस क्लोज बटन को क्लिक किया तो ये इस एल को भी ट्रिगर करेगा इवेंट, और इस तरह यूएल तक ये ट्रिगर करेगा। तो इसको कहते हैं हम इवेंट बबलिंग। मतलब ये जो क्लिक है ये ना सिर्फ एल पे इम्प्लीमेंट होगी बल्कि ये इम्प्लीमेंट होगी इस यूएल पे भी। तो सपोज अगर मैं इस यूएल पे क्लिक लगा दूं और उस पर चेक लगाऊं कि जब क्लिक हुआ इस यूएल पे तो देखूं कि जिस एलिमेंट पर क्लिक हुआ क्या उसकी क्लास क्लोज है। अगर तो उसकी क्लास क्लोज है तो फिर वो रिमूव कर दे उस एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है टारगेट करने का इवेंट को। तो एक तो हमने ये तरीका देखा, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम इवेंट बबलिंग के थ्रू देखते हैं। इसमें हमें फॉर ईच लूप यूज़ करना पड़ा, जो कि एक अच्छा मेथड नहीं है कि आप फॉर लूप जो है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इफ़ देन एल्स से इसको कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर हैश के साथ क्यूरी, बल्कि इसको मैं क्लोज कमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईडी दूंगा यूएल हैश माई यूएल। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यूएल हैश माई यूएल। तो ये भी एक तरीका है टारगेट करने का। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग टाइटल करूँगा तो ये हमें उस यूएल को दे देगा, मतलब कंसोल में यहाँ पर उसने शो कर दिया। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ यूएल, इसको मैं यूएल कह देता हूँ। तो यूएल डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक कॉमा फंक्शन, और इसके अंदर ई, और ई में यहाँ पर अब मैं लिखूंगा कि इफ़ ई डॉट टारगेट, बल्कि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, चलिए, ताकि आपको इससे अच्छे तरीके से समझ आएगी। ई डॉट टारगेट को मैं कंसोल कर रहा हूँ, हालांकि क्लिक मैं कहाँ पे करवा रहा हूँ उसको, यूएल पे, लेकिन थ्रू इवेंट बबलिंग टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, मतलब पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट तक इवेंट बबलिंग होती है। तो मैं इसको सेव करूँगा, पेज रिफ्रेश हुआ, मैं इसको रीलोड किया। अब मैं देखिएगा मैं यहाँ पर एल आई पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई आपने तो एल आई को क्लिक किया। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो उसने डिटेक्ट कर दिया कि भाई आपने स्पैन क्लास क्लोज डिलीट वाले स्पैन को क्लिक किया। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं एल आई पे, कौन सी एल आई पे, जेक्यूरी क्रैश कोर्स की। अब मैं अगर PHP वाली, PHP MySQL क्रैश कोर्स इन उर्दू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये उसने एल आई को डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें उसने बता दिया। अब यहाँ पर मैं एक चेक लगा देता हूँ कि इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट, अब यहाँ पर हमने हैज़ क्लास नेम, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूएल डॉट हैज़ क्लास नेम, ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम हैज़ एट्रीब्यूट्स, हैज़ एट्रीब्यूट, हम एट्रीब्यूट को भी सेट कर सकते हैं हैज़ एट्रीब्यूट क्लास, तो उस और वो एट्रीब्यूट जो है इक्वल टू दिस है, तो हम यहाँ पर हैज़ क्लास नेम यूज़ करते हैं। तो ई डॉट टारगेट डॉट हैज़ क्लास नेम इज़ इक्वल टू क्लोज, यहाँ पे हमने, तो यहाँ पर फिर कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट कर दो। तो ये अब हमने एक लिखा ई डॉट टारगेट हैज़ क्लास नेम, तो तब वो कंसोल पर सेव किया इसको, पेज रीलोड हुआ। अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कंसोल डॉट लॉग में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो ई डॉट टारगेट डॉट हैज़ क्लास नेम, आई थिंक हैज़ क्लास नेम को ऐसे लिखते हैं क्लोज, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं, सॉरी। तो ये मैंने सेव किया, पेज रीलोड हुआ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कह रहा है कि ई डॉट हैज़ नेम इज़ नॉट अ फंक्शन है। ई डॉट, एक मिनट, यहाँ पर शायद कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम, सेव किया इसको, देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ पर उसने दे दिया क्लास क्लोज, तो ये ठीक था। आई डोंट नो कि क्या मसला था। इफ़ ई डॉट इज़ इक्वल टू क्लोज, तो ये हमारे पास है क्लोज क्लास नेम, अच्छा ठीक है, क्लास नेम इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट हैज़ क्लास नेम की बजाय ई डॉट क्लास नेम यूज़ किया, तो अब ठीक है। हैज़ क्लास नेम वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू क्लोज, तो ई कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है।
कंसोल क्लियर है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि आप डिलीट वाली क्लॉज पे क्लिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब मैं वही कोड लिख सकता हूँ, ये वाला, इसको कॉपी किया, डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव, सेम, सेव किया, इसको रीलोड हुआ पेज। अब मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो हमारा नोड जो है वो डिलीट हो रहा है। तो अब ये मोर एफिशिएंट वे है टू परफॉर्म अ टास्क। तो इसके अलावा हम यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर मैंने एक चेक्ड की क्लास बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ULI डॉट चेक्ड। तो वो क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देगा और यहाँ पर कंटेंट में से एक टिक मार के ये टास्क परफॉर्म हो चुका है वो कर देगा। तो कैसे हम इसमें ऐड करते हैं क्लासेस, जैसे हमने यहाँ पर इस क्लास नेम को डिटेक्ट किया, इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर क्लास को, डायनामिक क्लास को इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, वो रिमूव की जगह हम कर देते हैं डॉट एड क्लास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंगल इक्वल हम यूज़ कर रहे हैं तो चेक्ड। तो अब हमने बताया कि ई डॉट टारगेट डॉट जो पेरेंट एलिमेंट है, जहाँ पर हमने डिलीट पे क्लिक किया, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें कर दो ऐड क्लास कौन सी, चेक्ड। मैं इसको सेव करता हूँ, डॉक्यूमेंट रीलोड हुआ। अब मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो वो रिमूव नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर ऐड क्लास हमने ऐसे लिखना, ये आई थिंक मेथड ऐड क्लास, तो इसको ऐसे लिखेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। इस पर क्लिक किया तो वो कह रहा है कि ऐड इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये पेरेंट एलिमेंट ऐड क्लास क्यों नहीं कर रहा है, इसको ई डॉट टारगेट डॉट ऐड क्लास इक्वल टू, और यहाँ पर हम चेक्ड ऐड कर देते हैं। सेव किया और फिर क्लिक किया इसको, तो देखते हैं कि उसने इसको ऐड की है क्लास या नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई क्लास नहीं ऐड हुई। तो ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट ऐड क्लास, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अपेंड चाइल्ड, नहीं ये तो हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं इसको साइन कर रहा, लेट्स सी। और अब हम यहाँ पे जाएंगे कंसोल में और यहाँ पर, और यहाँ ये अब इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इज़ इक्वल टू क्लोज, तो ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट ऐड क्लास इज़ इक्वल टू चेक्ड। अच्छी बात है कि अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम, तो यहाँ पर वो उसकी क्लास नेम दे देगा क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट वेरिएबल पेरेंट इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग पेरेंट, सेव किया। तो यहाँ पर हमारे पास li आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेरेंट डॉट ऐड क्लास इज इक्वल टू चेक्ड, सेव किया। तो यहाँ पर ये ई डॉट टारगेट, थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके मैं चेक करके फिर आपके पास वापस आता हूँ क्यों नहीं इसको कर रहा। जी तो वेलकम बैक दोस्तों, वो मैं पॉज करके उसको चेक कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो इसका ये तरीका होता है कि जो क्लास होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल क्लासेस जो है वो दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उस क्लास को, जैसे पेरेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्लास दे के हम चेक लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास, ये एक तरीका है जिसमें हमने यहाँ पर जैसे जिस चीज़ पे हम क्लिक करते जा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो है वो चेंज हो रहा है, उसका जो टारगेट है वो यहाँ पर एक टिक लगा और वो स्ट्राइक थ्रू, ये हमारी CSS के थ्रू है। तो मैं एक तो तरीका ये है कि हम सेट एट्रीब्यूट के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। लेकिन सेट एट्रीब्यूट बेसिकली करता क्या है कि यहाँ पर अगर मैंने क्लास ऐड की हुई है माई, सिंपल हमने ये क्लास एक ऐड किया माई, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने क्या किया
कि उसने माई वाली जो क्लास है वो रिमूव करके उसकी जगह पे चेक्ड ऐड कर दिया। हालांकि ये वर्किंग फ़ाइन है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है अपेंड करने का। तो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि मैं इसको माई को यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब पहले उसकी क्लास लिस्ट फाइंड करो और उसमें अगर कोई ऑलरेडी क्लासेस लिखी हैं तो उनको रहने दो, उनके साथ ही एक चेक्ड की क्लास को भी ऐड कर दो। तो अब मैं अगर इसी HTML5 वाले को दोबारा क्लिक करता हूँ तो हमारा काम तो इसने ठीक कर दिया, लेकिन हमें इसका ये फ़ायदा हुआ कि जब हमने देखा तो माई भी क्लास एडिड है और साथ उसके उसने अपेंड करके चेक्ड लिख दिया। तो ये है सही तरीका क्लासेस को ऐड करने का। इसके अलावा हम यहाँ पर पेरेंट डॉट मतलब सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस क्लास लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट, सेव करूँ इसको और यहाँ पर मैं जाता हूँ कंसोल में, इसको क्लियर करते हैं और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमें बता दिया कि इसकी क्लास कौन कौन सी है, माई और चेक्ड है। वैल्यू इसके अंदर डॉट वैल्यू अगर हम लिख देते हैं तो ये हमें एक्यूरेट बता देगा उसकी सिर्फ क्लासेस के नाम। तो ये हम दे सकते हैं माई और चेक्ड उसने बता दिया कि इसके, तो फिर हम फर्दर इसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास सही तरीका ऐड इवेंट लिसनर का, और यही तरीका है कि कैसे हम टारगेट को रिमूव भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको अपेंड भी कर सकते हैं, उसमें क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को रिमूव एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए। और या फिर हम जैसे मैं यहाँ पर अगर करता हूँ पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, अगर माई मतलब उसमें पहले माई को रिमूव करो माई क्लास को और फिर उसके बाद इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको जब डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसने माई क्लास को यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव करके सिर्फ चेक्ड को रहने दिया। तो ये रिमूव की मदद से हम रिमूव भी क्लास को कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम टॉगल की फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो उसमें ऑलरेडी अगर क्लास वो वाली मौजूद है चेक्ड तो वो उसको रिमूव कर दे, अदरवाइज वो उसको ऐड कर दे। तो ये वाली फंक्शनैलिटी अब हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट, या क्लास लिस्ट की बजाय हम यहाँ पर डॉट हैज़ क्लास नेम इक्वल टू, चलिए वही यूज़ कर लेते हैं, वो भी ठीक है। पेरेंट डॉट हम लिखेंगे क्लास लिस्ट डॉट, उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं हैज़ क्लास को। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें यूएल डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, और यहाँ पर अब हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो कंटेन्स हम इसके लिए सॉरी कौन से कंटेन्स यूज़ कर सकते हैं, कंटेन्स चेक्ड, फिर क्या करें, इफ पेरेंट क्लास इज द कंटेन्स चेक्ड पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव चेक्ड एल्स पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड चेक्ड। तो ये हमने एक टॉगल की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर ली। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं एक दफ़ा इस पर क्लिक करता हूँ तो वो उसको मार्क कर देगा, अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो मार्क उस पर से ख़त्म कर देगा। ये देख सकते हैं। अब मैं अगर इस पर दोबारा से क्लिक करना शुरू करता हूँ तो ये हमें डुअल फंक्शनैलिटी मतलब टॉगल की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि अब कंटेन है उसमें चेक तो उसको रिमूव कर दो क्लिक पे, अगर उसमें नहीं है तो उसको ऐड कर दो। तो ये था हमारा तरीका कैसे हम इवेंट्स को यूज़फुल बना सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हम क्लिक पे टॉगल बटन को क्रिएट कर सकते हैं और क्लिक पे डिलीट कर सकते हैं नोड को, और क्लिक पे हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे पास एक इवेंट है। तो इस तरीके से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर्म्स के साथ। फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज नॉर्मल क्लिक और एड इवेंट लिसनर। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं कि फॉर्म को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म्स को एक्सेस करने का तरीका नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लास के साथ एक प्रॉपर्टी मौजूद, एक मेथड मौजूद है जिसका नाम है फॉर्म्स। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ, वेयर इज कंसोल, यप हियर इज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट, सॉरी
तो ये यहाँ पर टर्मिनल ओपन, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करा देता हूँ। सेव करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फॉर्म्स इस वक्त रिटर्न हुए हैं। एक का नाम है फॉर्म ऐड और दूसरे का नाम है हमारे पास फॉर्म और FRM ऐड, और दूसरा जो है हमारे पास फॉर्म FRM ऐड। दोनों में ऐड आई थिंक आईडी मैंने ऐड कर दी है, लेट मी सी, इसमें भी FRM ऐड है। ओ सॉरी, देखिए उसने हमें बता दिया मिस्टेक, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी जो शुरू से मैं कर रहा था। तो ये है FRM सर्च, ठीक है। तो इसको सेव करने हैं, अब दोबारा रीलोड होगा जब पेज सेव किया। तो अब हमारे पास पहला जो फॉर्म आ रहा है वो FRM सर्च है और दूसरा फॉर्म FRM ऐड है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो HTML का एलिमेंट है या HTML का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कितने फॉर्म्स ऐड हैं। तो उसके बाद हम अगर स्पेसिफिक किसी फॉर्म को एक्सेस करना चाहें तो उसके दो आगे तरीके हैं। एक तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने हमें यहाँ पर 0 और 1 बताया, तो हम अगर 0 लिखेंगे तो आपको पता ही है कि एरे को कैसे एक्सेस करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो इसके थ्रू मैं जो फॉर्म का 0th एलिमेंट है जो FRM एक्शन सर्च वाला है उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो आप अब देख सकते हैं कि फॉर्म हमारे पास FRM एक्शन वाला मतलब सर्च वाला FRM आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्म है FRM ऐड वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली आईडी पास कर सकते हैं एलिमेंट की। अगर मैं यहाँ पर फॉर्म की FRM सर्च लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने वही फॉर्म डिटेक्ट कर लिया जिसकी आईडी FRM सर्च है। और अगर मैं यहाँ पर FRM ऐड लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास FRM ऐड आ जाएगा। अब अगर हम कोई भी इवेंट जो है जो फॉर्म है उसके साथ एक ही हम इवेंट अटैच करते हैं मोस्टली, वो है सबमिट का, कि जब वो फॉर्म सबमिट हो तो क्या परफॉर्म करे, वो क्या काम करे। मोस्टली फॉर्म्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, टू सबमिट सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंक्लूडेड इनसाइड द फॉर्म टैग्स। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म टैग के साथ एक इनपुट एलिमेंट है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि फॉर्म सिर्फ वही एलिमेंट सबमिट करता है जो कि इनपुट टाइप के होते हैं, जिनकी टाइप जो है वो इनपुट होते हैं, जिनके नोड के नाम के साथ पहला जो लेस देन साइन है उसके साथ इनपुट यूज़ होता है। या इसके अलावा जो दूसरे हैं उसमें हमारे पास सिलेक्ट भी मौजूद है। सिलेक्ट के अंदर जो उसकी ऑप्शंस की जो भी वैल्यू होती है वो पास हो जाती है एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स को हैंडल करते हैं। तो जब फॉर्म सबमिट होता है तो हम उसकी जो भी सपोज़ हमने यहाँ पर ऐड टाइटल का जो बटन लगाया है यहाँ पर, ये हमने एक स्पैन टैग लगाया हुआ है तो इसको हम बटन टैग कह लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन है, ये अब स्पैन जो नहीं रहा, ये अब हमारे पास एक बटन है। तो ऐड टाइटल, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करता है ये बेसिकली। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक का फंक्शन नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हमारा फॉर्म जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट हो जाता है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इसकी फॉर्म की कि जब भी फॉर्म के अंदर मौजूद किसी बटन को आप क्लिक करते हैं, जैसे इस बटन को, तो वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जब हम किसी फॉर्म को हैंडल कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उसके अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ता है कि जब फॉर्म सबमिट हो तो उसका जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन बिहेवियर है वो ना परफॉर्म होगा, मतलब अभी हम कुछ सबमिट नहीं करना चाह रहे। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ और ये मैं ऐड टाइटल करना चाह रहा हूँ, मैं जैसे ही सबमिट मैंने किया तो ऐड टाइटल भी वहाँ से रिमूव हो गया और हमारा पेज भी रिफ्रेश हो गया। तो अब इस फंक्शनैलिटी को हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि ये सबमिट ना हो, तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स और फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे FRM ऐड डॉट ऐड इवेंट LISTENER सबमिट फंक्शन, और यहाँ पर हम इवेंट पास करेंगे ई। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि फॉर्म्स का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सबमिट होने का उसको प्रिवेंट करता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, हमारा पेज रीलोड होगा, ये देख सकते हैं पेज रीलोड होगा। अब मैं दोबारा सबमिट बटन को क्लिक कर ऐड टाइटल को क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब हम इस ऐड बटन को क्लिक करें और फॉर्म मतलब सबमिट का प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ लेकिन उसने प्रिवेंट किया, तो जो कुछ भी इसमें लिखा है, मतलब इस एलिमेंट में जो कुछ भी लिखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एज अ लिस्ट ऐड हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम इजीली यहाँ पर कोई भी चीज़ उस लिख के उसको अपेंड कर सकते हैं अपने किसी भी
नोड में या किसी भी एलिमेंट में, और यहाँ पर इस केस में हमारे पास है यूएल। हम यूएल में एक नई एल को अपेंड करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एल हैं तो हम इसको एल को अपेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और मिस कर गया था जब हम बबलिंग के बारे में देख रहे थे, इवेंट बबलिंग के बारे में, कि इवेंट बबलिंग में अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, सॉरी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अगर हम सॉरी अगर हम ये फॉर ईच वाला मेथड यूज़ करते हैं, ये वाला, सॉरी आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विद माय VS कोड। अगर हम ये वाला लिस्ट फॉर ईच का यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है और यहाँ पर यूएल हैश माई यूएल, यही था आई थिंक, माई यूएल है, हाँ माई यूएल, सेव किया इसको। तो अब हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो ये वाली है, ये वाली फंक्शनैलिटी है, परफॉर्म होगी जो, सेव किया इसको। यूएल क्या कह रहा है, हाँ इसमें हमने इसको यूएल नहीं अब लिखना, लिस्ट्स लिखना है, क्योंकि हमने लिस्ट्स के साथ यूज़ किया इसको। सेव किया, सॉरी लिस्ट क्वेरी सिलेक्टर, ओह सॉरी, क्योंकि एक ही यूएल है तो इसको हमने बजाय एल आई यूज़ करना है, क्वेरी सिलेक्टर एल आई। अब हम इसको रन करेंगे तो अब कह रहा है कि लिस्ट डॉट एड वन इज़ नॉट अ फंक्शन। अब वो कह रहा है कि लिस्ट, ओह सॉरी ये वाला मुझे इसको ख़त्म करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारा कोड ये वाला जो अब रन होगा, ये जो लिस्ट डॉट फॉर ईच वाला, तो जब हम किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो उसको रिमूव कर देते हैं। ये था हमारा नॉर्मल बिहेवियर। अब मैं जो चीज़ यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था कि जब हम इस तरीके से अगर एक डायनामिक एलिमेंट को ऐड करते हैं और हमारा जो लूप है वो फॉर ईच लूप के साथ लगे, सपोज़ मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ यहाँ पर और इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मुझे याद आ गया था कि ये भी साथ एक्सप्लेन कर दूँ मैं, सॉरी एडिट HTML, और यहाँ पर मैं ये वाली जो एल आई है कॉपी करता हूँ। अब देखिए हमारा जो डोम है वो एक्चुअली क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मैं इसमें इसको पेस्ट करता हूँ और इससे बाहर आता हूँ तो यहाँ पर आपको HTML5 का एक और एलिमेंट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये वाले तो डिलीट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने डायनामिकली क्रिएट किया है यूजिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट, इस पर ये काम नहीं कर रहा। इसमें इस सिचुएशन में जब हम डायनामिक एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उस तरीके में हमें ये चीज़ प्रॉब्लम करती है लिस्ट फॉर ईच, क्योंकि इसने ऑलरेडी काउंट कर लिया कि कितने एलिमेंट्स हैं, और एक्स्ट्रा एलिमेंट जब ऐड होगा तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है फॉर ईच वाली ये काम करना छोड़ देगी। तो इसकी सिंपल सोल्यूशन होती है कि हम इसके लिए जो तरीका यूज़ करते हैं वो है क्वेरी सिलेक्टर। हम यूएल को टारगेट करते हैं और यहाँ पर आप यूएल लिखेंगे और ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं इसको सेव करता हूँ, पेज रीलोड हुआ और यहाँ पर मैं गया इंस्पेक्ट एलिमेंट में, दोबारा एक यूएल को, मैं किसी भी एक यूएल को, पहली वाली यूएल को एडिट HTML करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और यूएल को एडिट करता हूँ और इसमें लास्ट में मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, राइट। अब मैंने इसको डायनामिकली दोबारा क्रिएट किया और अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास HTML क्रैश कोर्स जो है 2 दफ़ा ऐड हो गए। अब इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ तो ये देख सकते हैं क्रॉस का साइन आ रहा है, क्योंकि इस कोड की फंक्शनैलिटी ये है। अब मैं अगर इसको भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा काम वह परफॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हम ऐसे एलिमेंट्स जो डायनामिक एलिमेंट्स हों, या जैसे पॉपअप्स होते हैं, जैसे मॉडल विंडोज़ होती हैं, जैसे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनमें से अगर किसी को एलिमेंट को टारगेट करना चाहें तो हम सबसे पहले उसके पेरेंट को, जो कि वर्चुअली क्रिएट ना हो, डायनामिक ना क्रिएट हो, बल्कि पहले से क्रिएटेड हो। जैसे ये यूएल तो ऑलरेडी क्रिएटेड था और हमने इवेंट बबलिंग में देखा कि जिस एलिमेंट पे हम क्लिक करते हैं वो उसके पेरेंट तक, और अगर वो पेरेंट होता है तो उसके चाइल्ड सारे उस पर इफेक्ट करते हैं। तो इस सूरत में हम यहाँ पर अब इस वाले मेथड में जितने भी एलिमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे डायनामिकली, वो सब के सब हम परफॉर्म कर सकते हैं इवेंट। तो ये अक्सर दोस्तों को प्रॉब्लम भी होती है कि जी पॉपअप मेन्यू या मॉडल विंडो में कोई डाटा है वो फेच नहीं हो रहा, तो उसको फेच करने का तरीका ये होता है कि आपने जिस एलिमेंट के अंदर उस मॉडल विंडो को ऐड किया है, आप उसकी बेस पे ट्रेवर्स कर सकते हैं उस मॉडल विंडो को, उसके किसी भी एलिमेंट को, और उसकी वैल्यू को इजीली फेच कर सकते हैं। तो ये था मेरा यहाँ पर बताने का मकसद। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम न्यू एलिमेंट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग वनीला जावास्क्रिप्ट।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैसे हम नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर नए एलिमेंट्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है। उसका तरीका यह है कि सिंपली आपने यहाँ पर एक मतलब ऐड करने का तरीका यह है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक मेथड है डॉक्यूमेंट का क्रिएट एलिमेंट, उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम पास करते हैं कि किस किस्म का हमने एलिमेंट क्रिएट करना है और उसके बाद उसको हम ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक एल क्रिएट करना चाह रहा हूँ डायनामिकली। ये तो मैंने PHP MySQL तक ये स्टैटिक है। अब मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डोम वाली लिस्ट भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे यही एलिमेंट इसी तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका तरीका यह है कि यहाँ पर मैं लिखूँगा वेरिएबल एन लिस्ट मतलब न्यू या NLI मतलब न्यू LI टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमने क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको लिस्ट में सारे टैग्स नज़र आ रहे होंगे, तो कोई सा भी मैंने LI क्रिएट करना है, ठीक है। LI न्यू, अब न्यू एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, वो सारी अब हम इस वेरिएबल को यूज़ कर, मैं इसको कमेंट कर, बल्कि इसको रहने देते हैं। यहाँ पर मैं अब लिख सकता हूँ NLI डॉट इनर। अब HTML को भी यूज़ किया जा सकता है और टेक्स्ट को भी। अब चूंकि यहाँ पर एक स्पैन टैग भी ऐड हो रहा है तो मैं यहाँ पर इनर HTML यूज़ कर देता हूँ इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर ना सिर्फ मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ बल्कि अब उसके अंदर मैं दूसरा एलिमेंट भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा कि जावास्क्रिप्ट एंड डोम इन उर्दू, और यहाँ पर मैं इसी तरीके से एक और टैग ऐड कर देता हूँ स्पैन क्लास इज इक्वल टू। अब देखिए मैंने आउटर जो एलिमेंट है वो सिंगल कोट से स्टार्ट किया है और इनर जो है वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ डबल कोट से। तो ये मैंने स्पैन और इसको क्लास दे दी क्लोज की। अब हमने ऐड कर दिया NLI डॉट इनर HTML, लेकिन अब ये सिर्फ मेमोरी में क्रिएट हुआ है, अभी ये विजुअली इस जगह पे नहीं ऐड हुआ। तो ऐड करने का तरीका ये होता है कि जिस जगह आपने इसको अपेंड करना होता है, ऐड करना होता है, वहाँ पे अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज़ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसको अपेंड करना है माई UL में, तो यहाँ पर मैंने UL को टारगेट किया हुआ है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ UL डॉट अपेंड, उसके बाद ये लिखूँगा अपेंड चाइल्ड NLI। सिंपल इज़ दैट। मैं यहाँ पर NLI लिख दिया और इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा ये पेज दोबारा रीलोड होगा और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एंड डोम इन उर्दू स्पैन ये जो है लिखा हुआ आ जाएगा। सेव करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट एंड डोम इन उर्दू यहाँ पर लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके ये वाला फंक्शनलिटी भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ मैंने इस तरीके से की होती, इस मेथड के साथ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब ये है कि लिस्ट्स फॉर ईच, अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब ये जो फंक्शनलिटी है ये परफॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने इसको UL को, चलो मैं UL को भी यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि मुझे अपेंड भी तो करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अपेंड कर देता हूँ इधर, ठीक, इधर कर देता हूँ अपेंड चाइल्ड NLI। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट डोम जो है वो अपेंड हो चुका है और अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ये काम कर रहा है, यहाँ पर तो ये रिमूव कर रहा है, इधर भी रिमूव कर रहा है, लेकिन ये जो जावास्क्रिप्ट एंड डोम इन उर्दू है इस पर क्लिक करने से इस पर काम वो नहीं कर रहा। इसकी रीज़न वही है कि ये जो UL अपेंड चाइल्ड की मदद से हमने एलिमेंट क्रिएट किया, ये डायनामिक है और ये रन टाइम पे क्रिएट हुआ है और उसने डिज़ाइन टाइम पे इस कोड को एग्जीक्यूट, अगर मैं इसको मैं अगर इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अब मैंने इसको उससे ऊपर कॉपी किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो अब भी वो क्रिएट इसको काउंट नहीं कर रहा क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये डायनामिकली क्रिएट हुआ है। तो डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करने और उनको मॉडिफाई करना या उन पर कोई फंक्शन परफॉर्म करने का बेस्ट जो तरीका है वो बबलिंग है। मतलब इवेंट बबलिंग से मुराद यह है कि जिस जगह पर आपने अपेंड किया है उसको उसके पेरेंट्स की बेस पे उसको ट्रैवर्स करें और फिर उसको आप टारगेट करें। अब यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव किया और इसके बाद मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको सेव किया। तो अब दोस्तों देखिएगा कि अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट को प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा हूँ और ये इस पर वही कोड जो बाकी एयरलाइंस पे लगा है वो कोड जो है वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम डायनामिक एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और डायनामिक एलिमेंट्स के साथ फिर जो भी फंक्शनैलिटी हम दूसरे उस जैसे डायनामिक एलिमेंट्स के साथ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ भी वही फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। So this is how we can create new elements and this is how we can manipulate them using add event, listeners click event।
काफ़ी सारे और भी आगे इवेंट्स हैं, जैसे अभी हमने सबमिट इवेंट भी देखा। तो ये आई एम श्योर आपको समझ लग गई होगी कि कैसे हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब यही जो काम हमने किया एलिमेंट क्रिएट करने वाला, ये वाला जो काम है, अब ये काम हम करेंगे ऐड मेथड से। मतलब ये जो बटन है, जब हम इस ऐड टाइटल पे क्लिक करेंगे और जो कुछ इसमें लिखेंगे वो वाला जो है हमारा बन जाएगा ये वाला टेक्स्ट, ये वाला। और उसके साथ ये जो चीज़ है ये अपेंड होके उसके अंदर हमारे जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कमेंट करता हूँ और फॉर्म सबमिट वाला दोबारा से ओपन करता हूँ। सेव किया। अब ये जो कोड है सारा, ये वाला कोड है, इसको सारे को यहाँ से कट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर। कोड चूँकि हमने लिख लिया तो इवेंट प्रिवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद इसको इस तरीके से लिखेंगे और फिर यहाँ पर हम इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है लिस्ट की, और इसको हम यूएल को यहाँ से कट करके अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब चूँकि ये स्टैटिक डाटा है, जावास्क्रिप्ट एंड डोम जो है ये वाला जो डाटा है ये स्टैटिक है, इसको ख़त्म कर देंगे। इसकी जगह पे हमें ऐड करना है जो कुछ हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इस इनपुट बॉक्स की जो आईडी है माई इनपुट, उसके थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर जो मौजूद है उसमें हम इसका टारगेट भी दे सकते हैं, डॉट चाइल्ड जिसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट हो उसको। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर वो करे वेरिएबल टेक्स्ट इज TXT इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर जो भी हमने आईडी दी है उसको माई इनपुट, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हैश के साथ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको गेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है डॉट नोड वैल्यू भी लिख सकते हैं, सॉरी, और सिर्फ वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो कुछ भी टाइप होगा वो हमारा TXT में आ जाएगा। और यहाँ पर एक हम चेक लगा देते हैं कि इफ़ TXT इज़ इक्वल टू इफ़ TXT नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमने लिखा है, तो वो यहाँ पर इसको अपेंड कर दे। अब कैसे अपेंड करें, यहाँ पर हम लिखेंगे TXT और यहाँ पर एक प्लस का साइन डाल देंगे, तो ये इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा। अब यहाँ पर हमें ये जो TXT है ये LI में चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि NLI में हमारे पास टेक्स्ट है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कहीं पे इनर HTML लिखा था, इज इक्वल टू कहाँ पे लिखा था, अभी यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं, चेक पे लिखेंगे हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया NLI डॉट इनर HTML, सॉरी मैंने कॉपी किया था, शायद टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसके अंदर वो आ जाएगा विद ULLI, मतलब इसके अंदर रैप होके, तो वो फिर अपेंड हो जाएगा। तो सेव करते हैं इसको, हमारा पेज रीलोड हो चुका है, कंसोल में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट डोम ट्यूटोरियल इन उर्दू, ये मैंने लिखा, और मैं अब ऐड बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। और साथ में मैं इसको एम्प्टी भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ ये सिर्फ चीज़ चाहिए, इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, सेव किया। और अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट डोम ट्यूटोरियल दोबारा, क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ तो डेफिनेटली हम कहीं सेव तो कर नहीं रहे, तो वो वापस डिफ़ॉल्ट पे चला गया। तो यहाँ पर ऐड होने के बाद यहाँ से टेक्स्ट भी खाली हो गया। अब हम जिस तरीके से भी चाहें लिस्ट में डाटा जो है डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी लिखना चाहें, अनदर, या फिर मैं यहाँ लिख दूँ रिएक्ट इन JS ट्यूटोरियल सीरीज़ फॉर बिगिनर्स, ये मैं लिख इन उर्दू डेफिनेट, तो ये देख सकते हैं। और इस पे हमारा जो है वो टास्क जो आप देख सकते हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कमेंट किया होगा, इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर ये ठीक है, राइट। सेव किया दोबारा से, तो हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड किया, ऐड कर दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया। इसके अलावा हम रिएक्ट वाला भी ऐड कर सकते हैं, रिएक्ट JS इन उर्दू ऐड कर सकते हैं, और इस पर हम ये वाला टास्क भी ये देख सकते हैं, हम टॉगल का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास तरीका कि कैसे हम फॉर्म्स की वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैसे फॉर्म को हम
फाइंड कर सकते हैं इजीली। और कैसे हम उसकी वैल्यूज़ गेट, आप डॉट वैल्यू की मदद से, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्टी किया तो यहाँ पर हम उसको वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म करना चाहें फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इनपुट टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास रेडियो बटन हैं, चेक बॉक्सेस हैं, हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनकी भी वैल्यू होती है और इनकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है चेक्ड। तो हमने जैसे देखा कि हम कैसे एट्रीब्यूट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो चेक्ड बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देख सकते हैं अगर वो चेक्ड ट्रू है, मतलब चेक्ड की प्रॉपर्टी है, सेट है, उसके अंदर सेट एट्रीब्यूट चेक, तो वो आप कह सकते हैं कि जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है, अदरवाइज वो उसको नॉट चेक्ड। तो सपोज़ मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए, मैं यहाँ पर एल आई के बाद एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू, बल्कि चूँकि ये फॉर्म का एलिमेंट होता है तो इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस जगह पे इनपुट। तो टाइप टेक्स्ट, इसकी भी एक आईडी दे देते हैं, माई टी एक्स टी दे देते हैं इसको, और टाइप इसकी दे देते हैं चेक बॉक्स, और यहाँ पर दे देते हैं एक वैल्यू चेक्ड। ठीक है, सेव किया इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास चेक बॉक्स ऐड हो गया जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक्ड है। और यहाँ पर हम स्पैन एक टैग ले लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं चेक्ड। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर चेक्ड लिखा है और इसको हम रैप कर देते हैं एक लेबल के टैग में। सेव किया इसको, तो ये हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे स्टाइलिंग इस किस्म की हुई है कि वो हमारा जो डिस्टेंस है वो उसका काफ़ी है। लेकिन है हमारा मकसद यहाँ पर समझना है कि अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, अनचेक, तो ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाना जी अनचेक्ड, और जब मैं इसको दोबारा चेक करूँ तो ये चेक, जैसे हमने अभी टॉगल की फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है। तो अब इसका तरीका ये है, इसके लिए हमें कौन सा इवेंट यूज़ करना होगा कि यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक तो हम इसका क्लिक का भी इवेंट यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको आईडी दी अगर, तो यहाँ पर मैं उसको डिटेक्ट कर लेता हूँ चेक बॉक्स CHKBX, ये मैं रख देता हूँ चेक बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, चेक बॉक्स की आईडी मैंने रखी है my txt। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CHKBX डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे क्लिक फंक्शन और ई, मतलब उसका कंप्लीट इवेंट पास होगा, तो कंसोल डॉट लॉग में ई कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि हुआ। अब यहाँ क्या कैन नॉट CHKBX, ठीक है, माई टी एक्स टी क्या करें, अनकॉट टाइप है, कैन नॉट एड एलिमेंट्स ऑफ नल डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ओ सॉरी माई मिस्टेक, क्यूरी सिलेक्टर के साथ आप हैश भी यूज़ करेंगे। तो अब हमारा एरर ख़त्म हो गया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारे पास इसका क्या इवेंट जनरेट हुआ। इसमें एक टारगेट यूज़ होगा, ये देख सकते हैं टारगेट, और इसमें होगी एक चेक्ड प्रॉपर्टी, ये देख सकते हैं ये अब फॉल्स है। जब ये चेक्ड होगा तो अब ये न्यू जनरेट हुई होगी नीचे, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो हमारे पास क्या था, टारगेट टारगेट टारगेट, ये अब यहाँ पर चेक्ड की जो वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक है, तो मतलब अब हम इसको टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। तो यहाँ पर अब हमने चेंज करना है इसी के, अब ये देखें हमने इसको ऐड कैसे किया। तो ये इसका जो चेक का इसका सिबलिंग है, नेक्स्ट सिबलिंग है, मतलब इस चेक बॉक्स का ये नेक्स्ट सिबलिंग है, ये इसका पेरेंट नहीं है, ये चाइल्ड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ये इनपुट और ये स्पैन दोनों सिबलिंग्स हैं। तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पर इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट चेक, मतलब अगर वो ट्रू है तो ई डॉट टारगेट डॉट नेक्स्ट, आई थिंक सिबलिंग एलिमेंट था, ड्यूअल डॉट सिबलिंग नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, या नेक्स्ट सिबलिंग नेक्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट ये लिखेंगे सिबलिंग। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो ई डॉट टारगेट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग डॉट, अब यहाँ पर हमें पता है कि इसका इनर टेक्स्ट है तो हमने चेंज करना है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है चेक्ड, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू चेक्ड लिखेंगे, चेक्ड, एल्स इसी को हम दोबारा कॉपी करेंगे और अनचेक्ड कर देंगे। अच्छा, इसके लिए हम एक और भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहीं पे। तो अब मैं यहाँ पर इसको अनचेक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनचेक लिखा हुआ है। तब दोबारा चेक किया तो ये हमारा एक और किस्म का टॉगल बटन, मतलब हम चेक बॉक्स को इस तरीके से और इसी तरीके से हम रेडियो बटन्स को यूज़ कर सकते हैं कि उस रेडियो बटन की जो भी वैल्यू हो वो हम वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था आपको कि इसके लिए एक और भी तरीका है कि यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। सिंपली हम एक लाइन ये लिखेंगे और यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होगा, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर वो चेक्ड है तो इधर चेक्ड लिख दें, हाँ बल्कि आई थिंक हाँ ठीक है, यहाँ पर फिर कॉलन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उस टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में जब चेक मूव करने से पहले टेक्स्ट वो चेक करेगा कि ई डॉट टारगेट जो है वो चेक्ड है, तो उसके अंदर चेक्ड मूव कर देगा। अगर वो चेक्ड नहीं है तो अनचेक्ड मूव कर देगा। इस तरीके से हम सिंगल लाइन में भी ये चीज़ लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वही फंक्शनैलिटी अब सिंगल लाइन में परफॉर्म हो रही है। और यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं ईजीली, कि अगर वो उसके अंदर क्लास है तो उसको रिमूव कर दो, कंटेन्स चेक्ड तो उसके अंदर रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो। तो ये था हमारे पास फॉर्म्स को हैंडल करने का तरीका, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर्म्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, और कैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स के एलिमेंट्स। अब इसी फॉर्म की बेस पे अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, सॉरी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स इंटू FRM ऐड डॉट, अब यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं टारगेट, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग्स लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब समझाने का मकसद ये था कि इस तरीके से आप फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं और फॉर्म में डाटा सबमिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसको फॉर्म्स को किसी भी तरीके से जितनी भी फील्ड्स हों वो आप इजीली उनको आईडी की मदद से, और या आप उनको उनके सिबलिंग की मदद से, या उसके चाइल्ड नोड्स की मदद से भी उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हैं डिफरेंट तरीके यूजिंग फॉर्म्स। तो दोस्तों, अब हमने ऐड बटन और चेक बॉक्स के साथ काम करना सीख लिया, कैसे हम चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन सेम फंक्शनैलिटी है। तो अब हम बात करेंगे इस सर्च फिल्टर की। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इसमें कोई चीज़ टाइप करें तो वो फ़िल्टर करे, हमने जो लिस्ट ऐड की हुई है, और जो वो सर्च टर्म फाइंड हो जाए, मतलब अगर यहाँ पे मैंने लिखा है इन, और जिस जिस टर्म में इन है वो उसको डिस्प्ले करे, और उसके अलावा जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको हाइड कर दे। जैसे यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट है, तो मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो वो उसको फाइंड करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके लिए आपको स्क्रैच से बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ हमें टारगेट करनी है वो ये है, ये वाला एलिमेंट। तो इसको मैंने यहाँ पर आईडी दी हुई है, मैं इसको फॉर्म के सर्च के थ्रू भी ऐड कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर इसको आईडी दी हुई है फॉर ईजीनेस के, आसानी के साथ हम इसको सर्च कर सकें। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको इवेंट ऐड करूँगा इसके साथ, क्योंकि इस फॉर्म के साथ बटन नहीं है हमने लगाया, तो हमें डायरेक्टली फॉर्म को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं हैश के साथ दूंगा माई सर्च डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा, की अप। अब हम यहाँ पर की अप इवेंट को देख रहे हैं, तो ई टारगेट पास करेगा, और यहाँ पर अब हम एक टर्म ले लेते हैं, वेरिएबल टर्म इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट, बल्कि यहाँ पर ई डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। अब हम ये इसलिए लोअर केस कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML और CSS या CSS3 ये कैपिटल्स में लिखा है, और अगर हम यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें उस टर्म को जो हमने गेट किया है, जब हम एडवेंट की आप करेंगे उसमें सर्च में, तो वो वैल्यूज़ की इस टर्म वेरिएबल में आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको console.log करके चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लिखा, और यहाँ पर अब मैं कुछ भी टाइप करता हूँ टू लोअर केस
ई डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टू लोअर केस ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ मेथड, ई डॉट वैल्यू, सेव किया। अब चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ तो ठीक डिस्प्ले कर रहा है, मतलब एस, यहाँ पर डी डी क्यों दे रहा है, अनडिफाइंड कह रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर माई सर्च हैशटैग माई सर्च ऐड इवेंट लिसनर की अप फंक्शन ई, और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग ई करता हूँ तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसकी की आ गई है डी, और यहाँ पर वैल्यू इसकी टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टर्म कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पर डिस्प्ले होता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सारी जो लिस्ट में जितने भी हमारे पास आइटम है उन सब को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, लिस्ट क्यूरी सेलेक्टर ऑल एलाइज। तो अब हमें यहाँ पर लूप चलाना होगा, लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ई एल, मतलब जो भी एलिमेंट हो। तो अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एलिमेंट इज़ इक्वल टू ई एल डॉट, अब इनर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनर टेक्स्ट डॉट, और इसको हमें टू लोअर केस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने ऊपर इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट किया, टर्म को भी, तो एलिमेंट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ एलिमेंट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है वो फाइंड करता है उस टर्म को जो हम यहाँ पर ब्रैकेट में देंगे। तो वो फाइंड के साइकिल थ्रू करेगा, हर एक एलिमेंट के से चेक करेगा कि क्या ये टर्म किसी एक एलिमेंट में भी मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो वो माइनस मतलब ट्रू उसकी लोकेशन जो है रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो -1 रिटर्न करेगा। मतलब अगर एच कैपिटल एच यहाँ पर मौजूद है तो वो रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन कौन सी है। तो अगर वो पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 हो, मतलब जब उसने रिटर्न किया है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम उस एलिमेंट को डॉट उसका स्टाइल जो है डॉट डिस्प्ले, मतलब उसका स्टाइल डिस्प्ले जो है इक्वल टू ब्लॉक करना चाह रहे हैं, मतलब उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। एल्स एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। तो ये हमारे पास जो है तरीका है कि कैसे हम स्टाइल को डायनामिकली, जैसे आप CSS में लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन, तो इस तरीके से ये स्टाइल की प्रॉपर्टी मेथड है, आई मीन प्रॉपर्टी है। उसके आगे फर्दर प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है। आगे फर्दर उसको हम कोई भी वैल्यू प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, पेज रिफ्रेश हुआ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ऑफ अनडिफाइंड, सॉरी, यहाँ पर हमें ई एल लिखना पड़ेगा, ई एल डॉट, क्योंकि हम इस वक्त ई एल में है। ये एलिमेंट तो हमने इन लोअर केस में कन्वर्ट करके टेक्स्ट को इसमें सेव किया, तो हम यहाँ पर ई एल लिखना है जो यहाँ पर पास हो रहा है, सॉरी दैट्स अ मिस्टेक। अब मैंने इसको दोबारा से, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। तो दोस्तों जैसे ही मैंने 5 लिखा उसने हमें बता दिया कि कौन से, अगर मतलब लिस्ट में किस जगह पे 5। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो उसने हमें 3 भी बता दिया। अगर मैं इन लिखूँगा तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हर में एक में इन मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट डोम, और यहाँ पर मैं इन उर्दू नहीं लिखता, ओके, ट्यूटोरियल उर्दू लिख देता हूँ, इसमें इन मैंने नहीं लिखा। जब मैं ऐड किया इसको तो ये डोम ट्यूटोरियल उर्दू आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर इन लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो हाइड हो गया, क्योंकि उसके अंदर इन नहीं था। तो इस तरीके से हम अब, अगर मैं यहाँ पर HTML5 लिखता हूँ तो सिंपल HTML5 वाला आएगा। क्रैश करूँगा तो क्रैश कोर्स, क्योंकि उसमें क्रैश मैंने नहीं लिखा तो इसलिए वो हाइड हो गया। अगर मैं सिर्फ डोम लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ डोम वाला एलिमेंट डिस्प्ले हुआ, बाकी सारे हाइड हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है इस सर्च को मतलब फ़िल्टर भी कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं ईज़िली यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे डोम को लिसन कर सकते हैं कि जब तक पूरा डोम लोड ना हो हमारी जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना करे। उसके 2-3 तरीके हैं वो हम देखेंगे।
तो दोस्तों अगर हमने यही कोड ये सारा जावास्क्रिप्ट सपोज करें कि यहाँ से इसको मैंने लोड किया है हेड में, यहाँ से मैं इसको हेड में लोड कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर पे एरर आना शुरू हो गया। हालांकि हमारा कोड जब यही कोड जब नीचे लिखा था बॉडी से ऊपर, तो ये कोड काम कर रहा था। मैं इसको दोबारा वापस लेके जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया। इसको सेव अगेन मैं सेव करता हूँ, सेव कर रहा हूँ, रीलोड हो रहा है लेकिन कोई भी एरर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ मैं हेड में यहाँ पर या कहीं पे भी ऊपर एलिमेंट से ऊपर सेव करता हूँ, तो यहाँ पर अब एक एरर आ रहा है, अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऐड इवेंट लिसनर ऑफ नल। मतलब यहाँ पर ये जो हमने ऐड इवेंट लिसनर किया ये यूएल पे, ये यूएल यहाँ पर ये यूएल डिटेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि ये डोम में अभी तक लोड ही नहीं हुआ। मतलब ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है ये अभी तक लोड ही नहीं हुआ, तो ये कैसे इस डॉक्यूमेंट को मतलब सर्च कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तीन डिफरेंट तरीके हैं, दो बेसिकली तरीके हैं। तो उन दोनों तरीकों में से जो सबसे पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पे लिखते हैं विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन, और अपना सारा कोड जितना भी हमने कोड स्क्रिप्ट टैग तक लिखा है इसको रैप कर देते हैं इसके, और यहाँ पर सॉरी विंडो के स्पेलिंग करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब दोस्तों अब मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए अब हमारा एरर ख़त्म हो गया और हमारा जो कोड है वो सेम तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास डोम कंटेंट लोडेड का भी एक मेथड है, समझ लें इवेंट है एक डोम, उसको हम ऐड अटैच कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हम उस इवेंट के साथ मतलब उस डॉक्यूमेंट के साथ हम एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं, डोम कंटेंट कंटेंट लोडेड, डोम कंटेंट लोडेड। ये हमारे पास एक समझ लें कि एक इवेंट है डोम कंटेंट लोडेड। और अगर मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर इसका स्पेलिंग देख लूँ, यहाँ पर मेरे पास एक प्रीव्यू है डोम कंटेंट लोडेड, यही इवेंट है, ठीक है। तो डोम कंटेंट लोडेड, उसके बाद यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन हम ऐड कर देते हैं और इस कोड को यहाँ से हम कट करके यहाँ तक इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और विंडो डॉट ऑन लोड को हम यहाँ पर टेम्प्रेरीली ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको अब सेव किया तो आप देख सकते हैं कि वही काम हमारा ये अब डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर डॉक्यूमेंट डोम कंटेंट लोडेड फंक्शन, आई थिंक डोम के इस तरीके से ये स्पेलिंग आई थिंक डोम स्पेलिंग आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। हाँ अब ठीक है, डोम मैंने डोम स्पेलिंग मैंने यहाँ पे टी नहीं लिखा था, डोम कंटेंट लोडेड, अब ठीक है। अब हमारा ये दोबारा से वही काम शुरू कर दिया इसने काम करना। तो दोस्तों इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के साथ ऐड इवेंट लिसनर लगा सकते हैं कि जब तक डॉम के जो कंटेंट है मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसके कंटेंट जो है वो लोड ना हो तब तक वो इसको किसी भी कोड को इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट ना करे। और जैसे ही वो डोम लोड होगा तो सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर जो है हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ऐड इवेंट लिसनर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला भी ऐड इवेंट लिसनर, ये फॉर्म्स भी ऐड हो जाएंगे, तो सारे हमारे जो कोड है हमारा काम करना शुरू कर देगा। ये समटाइम मतलब रिकमेंडेड वे जो है वो यही है कि आप जो जावास्क्रिप्ट है उसको बॉडी क्लोज करने से ऊपर यहाँ पर ऐड करें, लेकिन सम टाइम जो है वो ज़रूरी होता है कि हमें उसको हेड में ऐड करना है। तो हेड में आप अगर ऐड करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से उसको ऐड इवेंट डॉक्यूमेंट पे ऐड इवेंट लिसनर लगा सकते हो, डोम कंटेंट लोडेड, और उसके अंदर अपना कोड लिख सकते हो, तो वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जैसे ही जो जो डोम के कंटेंट्स हैं वो लोड होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जावास्क्रिप्ट में डोम मैनिपुलेशन का। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई नो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन चूँकि इतना लंबा ये क्रैश कोर्स हो चुका है, आई एम नॉट श्योर कि आप इसको कंप्लीट यहाँ तक आप पहुँचे भी हैं। अगर आप पहुँचे हैं तो थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।